गुड इवनिंग। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सोनम तोमर आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी होता क्या है? तो क्या होता है, जैसे कि मिर्गी के दौरे। तो जिसको मिर्गी के दौरे होते हैं तो लोग क्या मिथ्स रखते हैं कि ये इसके पिछले जन्म का पाप है, या इसने कोई पहले इसका दुष्परिणाम आ रहा है। और क्या करते हैं लोग, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और झाड़ फूस करते हैं, पंडितों के पास लेके जाते हैं। तो ये ऐसे घबराए नहीं, ये बीमारी ठीक हो सकती है। और जैसे कि हमारा नॉर्मली हेडेक, बीपी शुगर होता है, बीपी शुगर की दवाई लेते हैं, टीबी होता है, वैसे ही ये भी एक बीमारी एपिलेप्सी। तो ये ठीक हो सकती है, इसको सीरियस ना लें। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट अच्छे से लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तो ये बीमारी भी ठीक हो सकती है और इसमें घबराए नहीं। बताती हूँ कि मिर्गी एपिलेप्सी होता क्या है। एपिलेप्सी एक मिर्गी है, जिसको लोग मिर्गी के नाम से भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा दौरा है, इसको पहले अपस्मार रोग भी बोलते थे। तो जो ये मिर्गी के दौरे हैं, कैसे पता चलता है कि मिर्गी के दौरे हैं? तो जैसे कोई खेलते खेलते बच्चा अगर गिर गया है और व्हीकल में गाड़ी चलाते चलाते एकदम से गिर जाते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मिर्गी है या कुछ और? तो आइए मैं बताती हूँ कि मिर्गी के दौरे कैसे पड़ते हैं। और ये हमारी एक एपिलेप्सी होता है और लोग इसको ज़्यादा सीरियस ना लें, इस बीमारी को। तो सबसे पहले मैं क्या बोलती हूँ कि व्हाट इज़ एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे क्या है। तो एक जिसमें रोगी अपना संतुलन खो देता है और पूरी बॉडी होती है वो कांपने लग जाती है, कंपन आने लगता है पूरी बॉडी में, और जो हाथ पैर होते हैं वो अकड़ने लग जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मिर्गी के दौरे। जैसे कि क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का उत्पन्न होना। तो इसमें क्या होता है, जो एपिलेप्सी इज अ ब्रेन ऑफ डिजीज, मतलब क्या होता है, ये एक ब्रेन से होने वाली बीमारी है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। ये क्या होता है, जो संख्या की 10% लोगों को ये बीमारी होती है। देन विश्व की 10% जनसंख्या को दौरे आते हैं। और क्या होता है, पेशेंट बैठे बैठे ही एकदम से गिर जाता है और मुंह से लार आने लगती है और हाथ पैर अकड़ जाते हैं बिल्कुल। तो इसको दौरे कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दौरा आज एक बार आया तो हम इसको दौरे बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर पेशेंट को कंटिन्यू दौरे आ रहे हैं और कंटिन्यू मिर्गी हो रहे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टेस्ट करवाना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। देन उसके बाद हमें कंफर्म करना चाहिए कि ये मिर्गी है, एपिलेप्सी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने डेफिनेशन पता कर ली कि एपिलेप्सी होता क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट क्या होता है, अपना पूरा संतुलन खो देता है, क्योंकि एकदम से जो ब्रेन होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लग जाती है ब्रेन में। देन पेशेंट क्या होता है, एकदम से गिर जाता है। जैसे काम करते करते क्या हो जाता है, पेशेंट गिर जाएगा, तो इसमें पेशेंट के ब्रेन में या कहीं भी इंजर हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को उस टाइम पे कुछ भी पता नहीं चलता है, पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है। और देन इसके जो टाइप्स है, सीजर्स के टाइप्स है, वो मैनी टाइप्स है। देन जैसे कि फर्स्ट टाइप है पार्शियल सीजर। इसमें क्या होता है, जो पूरी बॉडी होती है, इसको पार्शियल सीजर को हम जनरलाइज सीजर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उस पूरे बॉडी में सीजर्स आने लगते हैं, जैसे पूरी बॉडी क्या हो जाती है, हिलने लगती है ऐसे ऐसे, और पेशेंट क्या होता है, गिर जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। देन जो आइज होती है वो भी क्या होती है, ऐसे ऐसे फड़फड़ा के मतलब अपवर्ड जाने लग जाती है, बैकवर्ड हो जाती है आइज भी। तो ये होती है पार्शियल सीजर। देन उसके बाद क्या होता है, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं पेशेंट को। इसमें पेशेंट क्या होता है, सभी जितने भी पूरी बॉडी होती है, जो सभी अंग होते हैं वो फड़फड़ाने लग जाते हैं, और पेशेंट क्या होता है, अपने होश हवास में नहीं होता है। तो पेशेंट को कभी कभी क्या होता है, इस टाइम में पेशेंट को यूरिन भी पास हो जाता है खुद ही। और
पेशेंट की जो मुंह से लार आने लगती है, ड्रूलिंग निकलने लगती है, और जो पेशेंट की आइज़ होती है वो भी बैकवर्ड होने लग जाती है, और पेशेंट क्या होता है, जो जीभ और दांत होते हैं वो भी पूरे ऐसे टाइट कर देता है पेशेंट। कभी कभी क्या होता है, ऐसे टाइम में पेशेंट की जो जीभ भी कटने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं लोग, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, ट्रीटमेंट में बताऊँगी। तो अभी मैं टाइप्स की बात कर रही हूँ। देन फिर उसके बाद क्या आता है, पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर में भी हमारे बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होता है, ये ब्रेन के एक साइड में होता है, जैसे कि एक साइड में सीजर्स आएगा और ये इम्पल्सिस होने लगता है, जैसे कि 1 मिनट के लिए आएगा, एकदम से 1 मिनट के लिए। जैसे कि अभी मैं बैठे बैठे अगर जैसे काम कर रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, धीरे धीरे लिखते लिखते 1 मिनट में सीजर आएगा और मैं ऐसे झटका सा आने लग जाएगा पेशेंट को। जैसे अगर चाय पी रहे हैं तो चाय पीते पीते क्या होता है, पेशेंट चाय पी रहा है तो एकदम से 1 सेकंड के लिए आएगा, 30 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए, और पेशेंट के ऐसे झटका आएगा और पेशेंट की जो चाय होती है वो भी अपने ऊपर ही गिर जाती है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को खुद ही पेशेंट इंजर्ड हो जाता है, और भी क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे अनकॉन्शियस होता है और पेशेंट कुछ देन अगर इस पर ध्यान देंगे तो पेशेंट ठीक हो सकता है। हमें पेशेंट को बोलना चाहिए, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को बोलना चाहिए कि इसमें मेडिसिन कंटिन्यू लेना चाहिए डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। देन फिर उसके बाद क्या होता है, इसे मिर्गी नहीं आएगा। और फिर क्या होता है, इसमें जो दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या होता है, मेन सिम्टम्स, इसमें जो मेन सिम्टम्स है वो अचानक बैठा बैठा क्या होएगा, ओट काटने लग जाएगा, या ऐसे करने लगेगा, या फिर ऐसे ऐसे बाजू हाथों को ऐसे 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 करेगा, ऐसे 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 कुछ भी करने लग जाएगा, मतलब बैठे बैठे आई को एक तरफ ऐसे कर देगा। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं, जिसमें पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसमें भी क्या करना चाहिए, और पेशेंट इसमें क्या करता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर हम पेशेंट से बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो वो सिर्फ मतलब सिर्फ कुछ सेकंड के लिए जो सीजर आएगा उसको, तो वो ऐसे ही करने लग जाएगा। तो ऐसे ही पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो अगर हम इसमें भी क्या करेंगे, अगर ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर्स को दिखाएंगे तो पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये ठीक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, कोई कोई लाइटली लेता है इन चीज़ों को कि चलो आज हो गया है कल नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की बीमारी और भी बढ़ सकती है। क्योंकि जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब होती है, उसमें पेशेंट की और भी फैलने के चांसेस हो सकते हैं ये बीमारी। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन लेना चाहिए। इसके बाद क्या आता है हमारा मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर्स भी क्या होता है, एट द एज ऑफ 10 ईयर एंड 10 to 15 ईयर के बीच में बच्चों को होता है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चा क्या करता है, जैसे मुंह धोते धोते एकदम से झटका आ जाएगा, पेशेंट एकदम से नीचे गिर जाएगा, मतलब फेस ऐसे एकदम से हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का और भी चीज़ें इंजर्ड हो सकती है, जैसे कि नल है आगे या वॉश बेसिन है, तो उसमें एकदम से फेस लगेगा, एकदम झटके से गिरेगा तो नीचे गिरेगा वो, तो एकदम से नाक या आईज या मुंह में लग सकते हैं, दांत भी टूट सकते हैं इसमें पेशेंट के। तो पेशेंट का इसमें ध्यान देना चाहिए, बच्चे को, जो पेरेंट्स है उसे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पे। देन चाय पीते पीते चाय गिर गई अपने ऊपर, झटका लगेगा उसे कुछ सेकंड के लिए, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे दौरे आए थे। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे भी। देन दूसरा क्या है, अब्सेंट सीजर्स। अब्सेंट सीजर में भी क्या होता है, पेशेंट इसमें एज टू 6 ईयर टू 10 ईयर के बीच वाली एज के बच्चों को होता है। इसमें कंप्लेन करते हैं, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं चलेगा, तो क्या करते हैं, इसमें पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा सोते सोते ही एकदम से आंखें उनकी पीछे जाने लग जाती है, आई ऊपर की ओर चलती है, और जो हाथ पैर होते हैं वो पूरे अकड़ देते हैं, और फेस मुंह से भी क्या निकलती है, लार निकलने लग जाती है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। ये भी मतलब बार बार आने वाले दौरे हैं, जैसे बार बार आते रहेंगे। देन उसको भी क्या कर सकते हैं, हम मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए कि जैसे ही अगर पेशेंट को दौरे आ रहे हैं तो उस टाइम पे घबराए नहीं, पहले थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के लिए आएगा, 1 घंटे के लिए आएगा, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आएगा या मिनट के लिए आएगा। तो उस टाइम पे शांत रहें, उसको अच्छी जगह पर लेटा दें, और उसके बाद पेशेंट को कभी भी पानी नहीं देना चाहिए। और देन जब वो थोड़ा ठीक हो जाए, अपने होश में आ जाए, तो नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है, बच्चे का
इसको जो अब्सेंट सीजर्स को हम जुवेनाइल मायोक्लोनिक सीजर्स भी कहते हैं, जो बच्चों में होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसमें सिर्फ पेरेंट्स को ही पता चलेगा कि हमारे बच्चे को सीजर्स हो रहे हैं या सीजर्स आ रहा है, मिर्गी हो रहे हैं। तो बच्चों में एटोनिक सीजर्स, 1 से 5 साल के बच्चे को एटोनिक सीजर्स आता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अचानक खड़े खड़े, जैसे स्कूल्स में प्रेयर करते करते क्या होता है, असेंबली में बच्चा गिर जाता है। तो कोई कोई तो होता है कि बच्चे ड्रामा करते हैं कि जैसे अगर टेस्ट है तो उसे डर लग जाता है कि अभी मेरे मैथ का टेस्ट है या फिर इंग्लिश का टेस्ट है कि टीचर मैंने आज पढ़ नहीं रखा है कि टीचर मुझे मारेंगे या टीचर कुछ भी बोलेंगे, टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आएंगे। तो बच्चा ड्रामा करके गिर जाता है और उसको वो बोलता है कि अरे चलो टीचर छुट्टी दे देंगे हमको। तो इसमें भी मतलब हमें पहचानना चाहिए कि ये सीजर्स है या फिर बच्चा ड्रामा कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अचानक खड़े खड़े गिर जाता है और खुद ही अपने आप 1 मिनट के बाद जैसे गिरेगा सेकंड के लिए और एकदम से वो क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलता है, सीजर्स। और जो ड्रामा कर रहा है तो मतलब वो बच्चा क्या करता है, एकदम से गिर जाएगा, उठेगा ही नहीं जब तक टीचर्स या और बच्चे उसे उठा के लेके नहीं जाएंगे रूम में और फर्स्ट एड नहीं करेंगे, तब तक वो उठेगा नहीं। देन उसके बाद क्या आता है, फ्लेक्सर स्पाज्म। फ्लेक्सर स्पाज्म क्या होता है, ये 6 मंथ से 1 ईयर के बच्चों को होता है। देन इसमें क्या होता है, जो गर्दन होती है वो पीछे की ओर जाने लग जाती है और पूरी बॉडी अकड़ जाती है और फिर मुंह से भी क्या निकलती है, लार निकलने लग जाती है। तो इसको भी मिर्गी के दौरे कहते हैं। और जो इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं बच्चों में, ज़्यादातर लॉस ऑफ मेमोरी लॉस हो जाती है बच्चों में। तो क्या करते हैं, कोई कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कभी स्कूल में भी एकदम से सीजर्स ना आ जाए तो बच्चे क्या ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसमें क्या क्या हमें बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले सिम्टम्स कि लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। देन रेस्टलेसनेस, पेशेंट क्या करेगा, रेस्टलेसनेस फील करेगा, उसको सांस में दिक्कत होगी। देन थकान होगी, उसको वीकनेस, उसे अपनी पूरी बॉडी में वीकनेस फील होगा कि पता नहीं जैसे पूरी बॉडी जकड़न सी हो रखी होगी। और पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। और कॉजेस क्या है, ये जेनेटिकली भी होता है, जैसे कि अगर हमारे पीछे पूर्वज दादा या परदादा लोगों को हो रखे हों, जैसे अगर पेरेंट एक बच्चा है उसके अगर मदर को है तो उसमें क्या होता है, अगर मदर को सीजर्स आ रहे हैं तो बच्चे को 4% चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी सीजर्स हो सकते हैं। देन अगर मदर फादर दोनों को है तो क्या होता है, बच्चे को मिर्गी के दौरे 8% चांसेस है कि बेबी को होता है। देन उसके बाद क्या होता है, डाइट की बात करते हैं हम। तो डाइट में हम क्या करते हैं, जो ब्रेन में केमिकल का संतुलन बिगड़ जाता है उसको हमें ठीक करना चाहिए। तो आजकल की जनरेशन में क्या होता है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, फास्ट फूड के ऊपर जंक फूड के पीछे भागते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा केमिकल ब्रेन का केमिकल्स तो बिगड़ रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं डाइट में और भी हम जो डाइट होती है वो भी हम क्या कर देते हैं, अपना अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। तो इसमें और भी क्या चीज़ हो जाती है, तो ये भी हमारा डाइट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है ज़्यादा कि हम कलर फूड खा रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर फूड खा ले रहे हैं। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए और पुअर डाइट नहीं लेनी चाहिए। पुअर लाइफ स्टाइल, हम पुअर लाइफ स्टाइल में जैसे कि एक्सरसाइज योगा ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, रात को प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं या सुबह लेट उठ रहे हैं और अपना पूरा लाइफ स्टाइल हमारा क्या है, बिल्कुल पुअर है। तो इसके वजह से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। और अनियमित आहार, मतलब कि अगर कोई ब्रेकफास्ट छोड़ देता है, मिस कर देता है, देन लंच मिस कर देता है, कोई डिनर मिस कर देता है, तो ये चीज़ें भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। देन उसके बाद आती है ट्रीटमेंट की बात। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं जैसे ही अगर किसी को हम चलते चलते रास्ते में अगर कोई एकदम गिर गया तो सबसे पहले तो ये है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि पेशेंट को क्या हुआ है, कि वो बिल्कुल सही जगह पे गिरा है, उसको कहीं और चोट तो नहीं लगी है। एकदम से मतलब भीड़ क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है रोड में या रास्ते में गिरता है पेशेंट तो सारे लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो सबसे पहले शांत रहें, घबराएं नहीं और उसके बाद पेशेंट को थोड़ी खुली जगह दें। और पेशेंट को जब एकदम से मिर्गी आ रहा है 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए आएगा, देन उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही उसको होश आ जाएगा। तो पेशेंट को पूछना है कि तुम कहाँ से हो, क्या है तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर उनके साथ कोई रिलेटिव है तो उन्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए तुरंत। देन उसके बाद क्या करना चाहिए,
कभी भी पेशेंट के मुंह में हैंकी या कपड़ा या कोई भी नुकीली चीज़ें नहीं डालना चाहिए। कोई कोई क्या करता है कि जैसे सीजर्स के टाइम में पेशेंट पूरे दांतों को ऐसे जकड़ देता है और लोग क्या करते हैं उसको निकालने के लिए या तो नुकीली चीज़ें स्पून की कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, अपने इसमें नहीं रहता है, अपने होश में। तो पेशेंट के दांत को टूटने का भी डर रहता है इसमें और इंजर्ड हो सकता है, गम्स में इंजरी हो सकती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उस टाइम पे पेशेंट क्या होता है अनकॉन्शियस होता है, तो पानी भी बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि पहले के मिथ्स लोग होते क्या करते थे एकदम से पानी पिला देते थे कि इसे चक्कर आ रहा है तो एकदम से पानी पिलाएंगे तो ये उठ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्या होता है पेशेंट के सांस की नली में ये पानी जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उस टाइम पे। तो उस टाइम बिल्कुल कुछ ना करें, शांत रहें और पेशेंट को 30 या 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए दौरे आएंगे, उस टाइम पे थोड़ा हमें धैर्य रखना है। देन जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको हमें देखना है कि हाँ ये ठीक है या कैसा है। उसके बाद क्या करना है, हमें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। देन उसके बाद क्या करना चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टेस्ट MRI CT EEG करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट में 9 टैबलेट्स मिलती है 200 mg। हमें क्या करना चाहिए, बीडी लेनी चाहिए सुबह शाम। तो सुबह शाम क्या करते हैं, जैसे कि 7-8 बजे के टाइम में ले लो खाना खाने के बाद। देन इवनिंग में भी हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है 2-3 घंटे के बाद पेशेंट को नींद आने लगती है। किसी किसी को लगता है ये नींद की गोली है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा जो हमारा ब्रेन होता है उसे रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से क्या होता है पेशेंट को उस मेडिसिन से थोड़ी नींद आने लगती है और पेशेंट को अपनी नींद प्रॉपर लेना चाहिए। और मेडिसिन को कभी भी ड्रॉप नहीं करना है, कंटिन्यू मेडिसिन को लेना है। जैसे लोग BP शुगर या टीबी की मेडिसिन लेते हैं, वैसे ही हमें एपिलेप्सी की भी मेडिसिन लेनी चाहिए और कंटिन्यू मेडिसिन को खाना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अभी मेडिसिन खा रहे हैं, आज कल नहीं खा रहे हैं, तो एकदम से पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। तो क्या करना है, हमें मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है और बीच बीच में चेकअप भी करता रहना चाहिए, चेक करवाना चाहिए डॉक्टर से कि बीच बीच में दौरे तो नहीं आ रहे हैं पेशेंट को, या पेशेंट अभी ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू मेडिसिन को लेना चाहिए और प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। देन पेशेंट को अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज योगा करना चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक मिर्गी एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू।